ফোর্সের ডিরেকশনের সাথে ভেলোসিটির ডিরেকশনের সবসময় সেম হতে হবে নট নেসেসারি, কিন্তু ফোর্স আর এক্সেলারেশনের ডিরেকশন সবসময় সেম হতে হবে। যেদিকে ফোর্স সেদিকেই এক্সেলারেশন, বুঝতে পেরেছো? যেদিকে ফোর্স সেদিকেই এক্সেলারেশন, মানে কখনো এটার মানে হলো এই যে লিখলাম যে এইটা যদি একটা মাস এম হয়, if force is applied in direction acceleration is this direction, this is the correct diagram, ঠিক আছে? আর এখানে আমি যদি লিখি this means F equals to ma, it is a correct way of writing. Are you getting me or not? আমি যদি এই জিনিসটাকে এইভাবে কোথাও সিচুয়েশন আসে যে this is the mass m, someone is applying force on it and it is acceleration has been shown this way, আর আমি লিখে দিলাম যে f জানি m a জানি, তো f equals to m into a, this is a wrong statement. Why it is wrong? Because the force that has been shown in the diagram is not appearing parallel or same in direction with the acceleration noted. হ্যাঁ, এখানে করতে হবে কি, to make a correct use taking this angle theta, আমাকে ফোর্সটাকে ভেঙে নিতে হবে। there must be two components of force, f cos theta and f sin theta, তার মানে অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা হবে f cos theta is equal to ma। বোঝাতে পারলাম কি পারলাম না? এইটা কারেক্ট রাইটিং। डायरेक्ट f इक्वल्स टू ma এই সিচুয়েশনটা লিখে দেওয়া, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी हमको ये मिस्टेक पूरा फिजिक्स में नहीं करना है। जहां भी हम एक्सेलरेशन को नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नोटेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, a force on it in the direction of acceleration can only take the responsibility to produce that acceleration. তার মানে এই এক্সাম্পলটার মানে হলো যে টোটাল এফর্ট is not taking responsibility to produce acceleration. কথাটা বুঝতে পারলে কি পারলে না? net force is not taking the responsibility to produce acceleration, rather its component value which is f cos theta, so f cos theta is taking the responsibility to count acceleration on it. বুঝতে পেরেছো? তো তার মানে হলো in every case whatever be the direction of motion, মানে instantaneous velocity का direction कुछ भी हो, हमको ध्यान में रखना है कि फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द मास एंड द रिजल्ट ड्यू टू दैट फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन, ये दोनों हमेशा कोलिनियर होना चाहिए, सेम इन डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर होलो? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी नीड टू बी सेम इन डायरेक्शन, नॉट नेसेसरी, बट फोर्स और एक्सेलरेशन सेम इन डायरेक्शन होगा, ये नेसेसरी है। समझ रहे हो कि नहीं बात? हाँ, मैंने कहा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम इन डायरेक्शन होगा जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स सेम इन डायरेक्शन होगा। समझ रहे हो कि नहीं? फोर्स और एक्सेलरेशन सेम इन डायरेक्शन होगा, भले वेलोसिटी उस डायरेक्शन पे ना हो। अरे गेटिंग? जैसे एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां स्पीड का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन तो बदल रहा है। जैसे कि मैं अगर एक पार्टिकल का सर्कुलर लोकस ड्रॉ करूं और दिखाऊं कि इस लोकस में एक पार्टिकल कंटिन्यू मूव कर रहा है, समथिंग लाइक दिस v, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है v, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है ना? तो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन आई कांट से दैट वेलोसिटी इज सेम। यहां तो देखो इसका जो डायरेक्शनल एरो यहां चेंज हुआ, एक सम एंगल θ1, फिर यहां से इसका देखो फिर चेंज ऑफ एंगल दिख रहा है बिटवीन 2 पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, हर एक इंस्टेंट में अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस पोजीशन को ए, इसको बी, इसको सी कहूं,
ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब यूनिफॉर्म स्पीड है तब हर पॉइंट पे पार्टिकल पर जो बनने वाला एक्सेलरेशन है ए आर का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, समझ रहे हो, वो वेलोसिटी से डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे होता ही नहीं है, परपेंडिकुलर होता है अलोंग द रेडियल लाइन। और यही कारण है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी अलोंग रेडियल लाइन होगा अंदर की तरफ, समझ रहे हो कि नहीं। सो एक्सेलरेशन एंड फोर्स मस्ट बी ऑलवेज सेम इन डायरेक्शन एट एवरी स्टॉपवॉच मोमेंट ऑफ ऑन अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, चाहे उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ भी हो, डिपेंडिंग ऑन उसका लोकस के ऊपर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग मी? मैं एक साथ बहुत सारा बातें कह रहा हूं सिर्फ इस बात को समझने और समझाने के लिए कि फोर्स और एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड appearing same in direction on the mass at every stopwatch moment in any kind of planar geometry। एक प्लेन में जितना तरह का पाथ तुम एक कॉपी में तुमको मन किया कि दिन भर सुबह से लेकर रात तक खाली डिस्टिंक्ट पाथ ड्रॉ करेंगे, करो, पूरा पेज को गंदा करो, लेकिन जहां वो जितना तुम पाथ ड्रॉ कर सकते हो सारा प्लेनर ज्योमेट्री है, ऑल लोकस 2 डायमेंशनल मोशन होगा, है कि नहीं, कोई तो 3 डायमेंशनल है नहीं। तो जब भी कोई 2 डायमेंशनल मोशन होगा वहां वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन हर वक्त का ऑन द मास जो एक्सेलरेशन होगा वो उस इंस्टेंट पे उस पे लगने वाला अनबैलेंस फोर्स के साथ सेम इन डायरेक्शन होगा। गॉट माई पॉइंट? तो यही प्रिंसिपल यहां हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, फोर्स इज m इंटू ए, यानी कि हम पढ़ते हैं F इक्वल्स टू m इंटू dv dt को, ठीक है, जो कि कांस्टेंट मास सिस्टम है। अब है कि किसी भी इंडिविजुअल मास का बात करें या एक मोर देन 1 पार्टिकल्स टेकन टुगेदर, यानी कि एक 2 पार्टिकल सिस्टम को लेके बात करें। जैसे मान लो मेरे को मन किया, जैसे मैं एक सिंगल पार्टिकल पर बात करूं, ये एक सिंगल मास है, तो सिंगल मास में ये v को अगर कांस्टेंट रखना है, मूविंग वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो इसमें फोर्स नहीं लगना चाहिए। इफ v कांस्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब F इज 0 ऑन इट। वही अगर मैं उस मास में मान लो मेरा एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है और उस डायरेक्शन में जाते हुए मैं उस मास का वेलोसिटी को चेंज कराना चाह रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मान लो if v डैश इज मोर देन v, मतलब मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मैं एक सिंगल पार्टिकल पर बात करूं, ये एक सिंगल मास है, तो सिंगल मास में ये v को अगर कांस्टेंट रखना है, मूविंग वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो इसमें फोर्स नहीं लगना चाहिए। इफ v कांस्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब F इज 0 ऑन इट। वही अगर मैं उस मास में मान लो मेरा एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है और उस डायरेक्शन में जाते हुए मैं उस मास का वेलोसिटी को चेंज कराना चाह रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मान लो if v डैश इज मोर देन v, मतलब मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन को कराने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और वो फोर्स ये है, ठीक है, दिस इज द फोर्स प्रेजेंट ऑन द मास। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? ये सिंगल पार्टिकल के लिए हो गया। मान लो यही काम मैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करना चाहता हूं। ये एक मास है, ये एक मास है, लेट दिस इज m1, दिस इज m2, लेट दे आर 2 सेपरेट पार्टिकल्स बट कनेक्टेड विथ अ लाइट रॉड। बात को समझो, लाइट रॉड, इसका मास मैंने नहीं काउंट किया, सिर्फ लेंथ उसका काउंट होगा, ठीक है। अब सवाल है कि जब ये 2 पार्टिकल को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना बात,
जब मैं दो पार्टिकल का मोशन को इकट्ठा एक साथ डिस्कस करूंगा, तो दोनों के लिए अलग अलग डिस्कशन अगर नहीं करना चाहते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ टू, M1 और M2 दोनों को एक साथ डिस्कस करें, तो तब उन दोनों का डिस्कशन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो कौन है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास घोस्ट है। घोस्ट देखा है? घोस्ट, घोस्ट बोलो, मेरे को घोस्ट बना दिया। सेंटर ऑफ मास वो घोस्ट है जो दिखता नहीं है, लेकिन स्टोरी बोलने दो ना, भूल जाएगा स्टोरी, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर घोस्ट कहाँ कहीं सब्जेक्ट से बाहर निकल गया, फिर वो और कहीं एंगेज हो जाएगा, फिर अगला को परेशान करेगा। तो लेट घोस्ट बी एंगेज्ड। तो दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या है? एक घोस्ट है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो काम किसके लिए करता है? दोनों के लिए, M1 और M2 के दोनों के लिए। यानी कि सेंटर ऑफ मास एक इनविजिबल लीडर है लीडर इनविजिबल। सेंटर ऑफ मास एक इनविजिबल लीडर है जो हर वो काम काइनेमेटिक्स का करता है, ठीक है, जो इंडिविजुअली M1 या M2 कर सकता है। यानी कि अगर मैं दोनों को एक साथ मूव कराना चाहूं, ध्यान से समझो, अगर मैं दोनों को ऐसे मूव कराना चाहूं कि दोनों का मूवमेंट ऐसे हो हर वक्त कि एक T1 सेकेंड में इसका X मूव हुआ तो ये भी X मूव किया, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों का बिल्कुल बराबर मूवमेंट, कोई कम बेसी नहीं। ये फिर इक्वल एक और टाइम लिया इसमें, ये Y भागा, ये भी Y भागा। तब सवाल है कि दोनों को तुमको एक साथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, लेकिन एंगेज एक एजेंट को किया, एक एक्सटर्नल एजेंट को एंगेज किया। अब एक एक्सटर्नल एजेंट को एंगेज करेगा तो सीधा M1 को धक्का देगा तो M2 नाराज हो जाएगा। M2 बोलेगा मेरे को धक्का नहीं दिया, मैं काहे आगे जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो M2 बेचारा अगर नाराज हो गया और M1 जो यहां था वो यहां चला गया, तो M2 ये इनएक्सटेंसिबल रिजिड रॉड है, लाइट रॉड, तो ये बेचारा घूम के यहां चला गया। बेसिक मैथमेटिक्स सही तो बोलता है। तो ऐसा किया नहीं, दोनों बराबर जा रहा है, लेकिन इन्वॉल्व किसको करा रहे? एक एक्सटर्नल एजेंट, समझ रहे हो? तब वो एक्सटर्नल एजेंट कहां काम करेगा? नाइदर ऑन M1 नॉर ऑन M2 एट सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं आया? जब तुम दो या, ध्यान से सुनना बात को, जब तुम दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू पार्टिकल्स, मैं पहले रिजिड बॉडी का बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स का बना हुआ कंपोजिट सिस्टम, जहां सिस्टम को बनाने वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चाहो तो तुम एक एक करके अलग कर सकते हो, सेपरेबल पार्टिकल्स, ठीक है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे तो उस पर बाद में आते हैं। पहले इंडिविजुअल पार्टिकल को जोड़ के सिस्टम बनाया, तो ये टू पार्टिकल सिस्टम। इसी तरह तुम दो और रॉड लेके थर्ड पार्टिकल के साथ एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, तीन पार्टिकल का सिस्टम बना सकते हो, या तीनों पार्टिकल को एक ही लाइन पे एक ही रॉड पर बांध के कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है व्हेनेवर टू और मोर देन टू पार्टिकल्स टेकन टुगेदर टू फॉर्म वन सिस्टम, और तुम उस सिस्टम में एक एजेंट को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, ठीक है, यानी एक ही फोर्स लगाना चाहते हो, तो तब तुमको वो फोर्स कहां लगाना है? एट द सेंटर ऑफ मास। अगर दो पार्टिकल का सिस्टम बना हुआ है और तुम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना चाहते हो ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सिस्टम, तो तुमको वो काम किसके साथ करना होगा? थ्रू सेंटर ऑफ मास। मान लो सिंपल लॉजिक समझो ना, जहां भी एक से अधिक लोग का एक यूनिट, एक ग्रुप, एक पार्टी, एक टीम होता है, तो जब उस टीम को किसी और के साथ बात करना होता है, तो क्या वो टीम का हर मेंबर को बुलाता है? क्या ये सब मिलके बात करते हैं और हौच-पौच करते हैं मीटिंग को? नहीं ना करते हैं। पूछना क्या है भाई, आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यानी
हाँ, आपका घोस्ट कौन है लीडर कौन है, समझे कि नहीं? तो लीडर को बुला के इनवाइट करता है, लीडर को चाय पानी देता है और लीडर के साथ बात कर लेता है। तो लीडर किसका बात करता है? अपना बात करता है। वो तो 2 नंबर लीडर है जो अपना बात करता है। जो एक्चुअल लीडर है वो ऑन बिहाफ ऑफ द सिस्टम बात करता है ना? फिजिक्स में हम उस लीडर का बात कर रहे हैं, जो रियल लाइफ लीडर है वो नहीं, वो तो सिस्टम का बात नहीं करता, अपना बात करके थैंक यू करके चल जाता है। तो हमको रियल लाइफ लीडर नहीं, फिजिक्स में लीडर, फिजिक्स का लीडर कौन है? सेंटर ऑफ मास, हु रिप्रेजेंट द टोटल सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि हम एक इंडिविजुअल मास का मोमेंटम चेंज कराने का बात करें या ऑन बिहाफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का चेंज ऑफ मोमेंटम का बात करें। एक अकेला पार्टिकल में एक सिंगल एजेंट का बात है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी अगर सिंगल एजेंट का बात है तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल में वो एजेंट को कहां इन्वॉल्व करेंगे? सेंटर ऑफ मास में। क्लियर हुआ बात? ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट, हाउ टू डिस्कस द फोर्स ऑन अ पार्टिकल। अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो पार्टिकल जब हम कहते हैं तो हम लोग भले ऐसे गोला बना के दिखा रहे हैं, लेकिन वो हम जब तक उसका डायमेंशन का बात नहीं कर रहे तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री तो है नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट उसी पे वही उसका एग्जिस्टेंस है, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना? जब यही एक सिंगल बॉडी, मान लो एक सिंगल बॉडी एक स्फेरिकल बॉडी लिया, ये एक स्फेरिकल बॉडी, अब ठीक है, अब जब ये एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया, भले ही ये सिंगल है लेकिन हम इसका ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास ऑन बिहाफ ऑफ द टोटल मास अवेलेबल इन इट्स ज्योमेट्री। तब हमको सिंगल एजेंट को काम कराना है थ्रू सेंटर ऑफ मास। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां भी एक से अधिक पार्टिकल का डिस्कशन एक साथ करना होगा तो वहां हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को कहां अप्लाई करेंगे, ताकि हम मोमेंटम का इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो या चेंज ऑफ मोमेंटम को डिस्कस कर सके। तो वो पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बढ़िया, इतना क्लियर है? इतना तक बात भेजे तक पूरा पहुंच रहा है? वेरी गुड, तुम लोगों का भेजा स्ट्रांग है।